वेलकम टू आर एन टीचर अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं ऐसी ट्रिक्स जो कि पेडागोगी को कैसे हल किया जाता है। तो आइए आपके लिए सीटेट 2020 सीडीपी के 15 ऐसे क्वेश्चंस जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन में दिया है आपका कि पियाजे के अनुसार बच्चा मूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। पहला दिया है 2 से 7 वर्ष, दूसरा दिया है 7 से 11 वर्ष, तीसरा दिया है 11 से 15 वर्ष, चौथा दिया है 0 से 2 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा सही होगा सी, क्योंकि जैसे पियाजे के अनुसार जैसे मान लीजिए कि बालक संज्ञानात्मक विकास की जो है कि चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जैसे 11 से लेकर 15 वर्ष में अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगता है। क्यों? वह अपने स्तर पर सही और गलत के बीच तार्किक रूप से सोचने लगता है। इसीलिए क्या होता है, वो समस्या समाधान और बौद्धिक क्रियाएं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन करने लगता है। तो अब देखिए, आइए अगला क्वेश्चन, अंतर्वैयक्तिक क्या दिया है, अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक अगर हम देखें तो अंतर्वैयक्तिक बौद्धिक जो है कि एक अगर कहा जाए तो बालक में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है, जो कि यदि हम देखें तो क्या दिया है कि दूसरे के अंतर्मन की इच्छा एवं मानसा का पता लगाना। अब बताइए, आप किसी दूसरे व्यक्ति के मानसा का पता कैसे लगा लेंगे? इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत है। दूसरे के मूड को भांपना, वही दूसरे के मूड को कैसे भांप सकते हैं हम? सी को छोड़िए। दिया कि दूसरे के विचार एवं व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उससे संबंधित जानकारी का प्रयोग करना। उसकी जानकारी, उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? वो किसी के बारे में जानता है तो उसके प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा तीनों ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो क्या बचा हमारा तीसरा। ऐसे हम 3 यदि निगेटिव खोज लिए तो हमारा एक पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, इसी तरह से आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था बच्चे में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है कि 12 वर्ष से ऊपर। बी, संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो देखिए, इसमें यदि कहें तो इसमें ए हमारा जो है कि बिल्कुल सही होगा। क्यों कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है कि 12 वर्ष से ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब इसमें जो है कि पियाजे जो है, पियाजे के अनुसार जो कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो इसमें हम देखें सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ये तो होगा नहीं भाई। दूसरा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ये कुछ सही है, लेकिन उसकी पहले नीचे दो देख लो, दोनों ऑप्शन। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ये तो होगा नहीं। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, ये भी नहीं होगा। तो जब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको पहले से ही अलग कर दिए तो हमारा क्या बचा था, ये बी बचा था।
बी ऑप्शन वैसे भी सही है। क्यों कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार यदि देखा जाए तो इंद्रिय कामक अवस्था जो कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। ठीक है, तो अब हम देखें तो अगला क्वेश्चन। उसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ यार कमेंट कीजिए। तो देखा जाए अगला क्वेश्चन, बुद्धि। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार। सी दूसरे को अनुकरण करने की योग्यता। डी एक विशिष्ट योग्यता। इसमें देखिए, अगर पहले को छोड़ दें तो अकेला और जीत की योग्यता, ये तो अकेला कोई काम कर पाएगा। दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता, दूसरे से कैसे सीखेंगे भाई? दूसरे को जो सीखने की योग्यता कैसे हो जाएगी? ये बुद्धि में नहीं होगा। उसके बाद एक शिष्ट योग्यता, ये भी बुद्धि से जो है कि मतलब सही नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है जिसमें जो है कि सामर्थ्यों का एक जो है कि समुच्चय होता है। और एक बात और कहें कि जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न समस्याओं का विभिन्न प्रकार से समाधान करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि इनमें से कौन सी त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि से अभिप्राय नहीं है। ए पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करने, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकें, और पर्यावरण से अनुकूल करना। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, एक क्वेश्चन खुद हद तक सही है। दूसरा केवल अपने विचार पर व्यवहारिक रूप से विचार करना। बताइए केवल हम अपने विषय में व्यवहारिक रूप से कैसे विचार कर सकते हैं? यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। लेकिन इसको गलत करने से पहले नीचे वाला देख लें कि वो कैसा है। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके। सही बात है, हमको ऐसे ही पर्यावरण करना चाहिए जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य का वातावरण पर्यावरण जो है कि चारों तरफ कैसा है, हम उसमें सफल हो रहे हैं कि नहीं, तो वो करना चाहिए। श्योर करेक्ट है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन, कैसे लोग हैं उनके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम कहें कि अभी जो है कि जैसे मान लीजिए वातावरण के साथ अनुकूलन, संयोजन, अनुवाजन, व्यवहारिक ज्ञान तथा आलोचनात्मक ढंग से विचार करने की जो क्षमता होती है उसे विकसित होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन गलत है। कौन? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो इसका मतलब इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? पहला, जितना संभव हो सके उतनी व्यक्ति संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। बी, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो क्या है, परंपरागत पद्धतियों से सुदृढ़ बनी हो। एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध हो। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियां पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो जितने संभव उतनी अभिवृद्धि, ये तो अपने बस की बात तो है नहीं। क्यों? ये पहले इसको अलग कर दिए। बी, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो प्रारंभिक पद्धति से सुदृढ़ हो। ये भी अलग हो गया, ये भी कट कर दिए हम, सही नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के अगर तहत देखा जाए तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा छोड़िए, यानी एक समृद्ध और वैविध्यपूर्ण वातावरण उपलब्ध, ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। लेकिन उसके पहले नीचे वाला ऑप्शन देखेंगे कि सहयोगात्मक अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियां, ये हमारा क्वेश्चन गलत है। तो हम यदि सी पे ट्रिक कर दिए तो देखिए इसके बारे में क्यों सही किया हम बता रहे हैं। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का एक जो है कि समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण में होता है। जैसे कि वाइटस्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास
के सिद्धांत में जो है कि इसकी विपरीत व्याख्या की है, बताया है इसके बारे में कि इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक और सांस्कृतिक कौलें परिवेश में घटित होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब फिर देखेंगे। शरीर में जो है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर एक गत्यात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, संवेगात्मक है, उसके बाद नैतिक विकास है। यार इसमें देखो, शरीर दे दिया, शरीर आकार, तो शारीरिक गत्यात्मक, ये जो मिल गया ऑप्शन, जो शब्द मिल गया वही सही हो जाएगा, समझ लीजिए, क्योंकि संवेग अलग है, संज्ञानात्मक अलग है और नैतिक अलग है, इसीलिए आपका इसमें ए सही होता है ऑप्शन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? पहला, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेग विकास के संबंध का नियम। पहला, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ये तो सही नहीं होगा। अनियता जो है कि अनियमितता का नियम, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रुतगामी विकास का नियम ये गलत है। कल्पना और कल्पना से शारीरिक विकास प्रमुख कैसे नियम, कल्पना से शारीरिक विकास में कुछ संभव बहुत कम संबंध है, इसलिए इसको कट कीजिए। और ये ए क्यों सही हो गया कि वो कह रहे हैं, सॉरी, ये जो है कि बी क्यों हमको अधिक सही होगा, क्योंकि शारीरिक विकास एक नियमित रूप से नहीं होता है। जो है कि कोई भी जो कि अन्य प्राणी की अपेक्षा, जैसे मनुष्य हो गए, चाहे शारीरिक विकास की जो है कि गतिविधि धीमा तथा अनियमित होती है। ठीक, किसी की गतिविधि नियमित होता नहीं है, किसी तेज शारीरिक विकास होगा, किसी का धीरे होगा, इसीलिए अनियमित होता है। आगे आएंगे अगला क्वेश्चन। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण किसमें? छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर। क्यों? नागरिकता भाषण से देंगे हो जाएगा? नहीं, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित करा कर। ये कुछ हद तक क्वेश्चन सही है, तब तक नीचे का भी देख लेते हैं। क्वेश्चन सभी पढ़िए, ऑप्शन जो है सभी पढ़िए। तीसरा ऑप्शन, उन्हें कतिपय समुदाय सेवा आवंटित करे। नहीं, कोई किसी को सेवा, किसी का कार्य कर देने से वो क्या होता है, छात्रों में नागरिकता का गुण नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद देखिए, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित करा कर। केवल भारतीय संविधान से अगर हम परिचित हो जाए तो ये नहीं कि हमारे अंदर नागरिकता का गुण समाहित हो गए। लेकिन एक चीज है, छात्र में जो है कि अच्छे नागरिकों के गुण विकसित करने के लिए यदि उनमें पाठ्य पुस्तक से जैसे ऐसे तत्व, जैसे कहें कि संकलन करना चाहिए, जो महान व्यक्तित्व से संबंधित हो, ठीक, तो उनके बारे में बताइए। और विद्यार्थियों के लिए भारत के महान व्यक्ति विभूतियों के नाम पाठ्य पुस्तक चलाई जाती है, उनमें से जो है कि उनके बारे में बताइए। वे उनसे अनुकरण करते हैं, सीखते हैं। तो इस तरह से छात्रों में नागरिक के गुण जो है कि समाहित होते हैं। फिर अगला वाला क्वेश्चन, कौन सा विकास कह दिया, ध्यान दीजिए कि कौन सा विकास जो है कि सिद्धांत नहीं है। अब देखिए, जो इसमें दिया है कि जैसे विकास का संबंध किससे नहीं है। पहला ऑप्शन, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी निरंतर विकास का सिद्धांत, सी परस्पर संबंध का सिद्धांत, डी सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत। तो किससे संबंधित नहीं है? अगर देखा जाए तो समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है ये भी सही है, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी सही है, और निरंतर विकास का सिद्धांत ये भी सही है। लेकिन जब हमको 4 ऑप्शन में से एक किसी को खोजना है तो ऊपर वाले को देखना ही नहीं है। जब हमको 3 सही मिल गए
तो एक गलत होगा, या 3 गलत मिल गए तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, उस तरह भी देख लेते हैं कि निरर्थक जो है कि विकास का सिद्धांत जैसे कि परस्पर संबंध, अंतःक्रिया, वंशानुक्रम, वातावरण अंतःक्रिया, परमार्जिता, एकीकरण, मस्तधुमुखी, निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, ये सब जो है कि सिद्धांत है, लेकिन अनुकूलन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है, जो है कि ये विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का शिखर पथानुमुख दिशा में सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्न से एकीकृत की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहर की ओर, ग्रामीण से शहरी की ओर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा सी। क्यों यार सी क्यों सही होगा? देखिए कि सिर पद अभिमुख दे दिया तो हम ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। सिर पद अभिमुख मतलब जो मिला है ठीक कीजिए, बाकी ये सब क्या है, गलत है। क्योंकि सिर पद अभिमुख का मतलब है कि सिर से पैर की दिशा में होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं भाई, कौन सा नहीं है? तो सभी विकास एक क्रम में पालन करते हैं, गलत। कोई भी कार्य एक क्रम में तो होगा ही नहीं। फिर विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ये भी थोड़ा अलग है। ठीक, सभी विकास प्रयोग करने का अनुभव जो अंतःक्रिया से परिमाण होते हैं, ये भी अलग है। लेकिन देखा जाए सभी विकास अधिगम एक समान गति के आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। क्यों कि देखा जाए तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, और यह सिद्धांत गलत है क्योंकि अधिगम व्यवहार में उपयुक्त अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर में विभिन्न अंगों में आए परिवर्तन के संगठन से है। क्यों? देखिए, क्योंकि हम इसको निकाल लिए, इसको निकाल लिए, 3 अगर गलत हो गया तो ये सही होगा, यदि 3 सही है तो 1 गलत होगा। क्या करना यार, नहीं हमें तो कुछ बताना है। तो अब आगे देखिए, फिर इसमें जो है कि अगर देखा जाए तो अगले क्वेश्चन फिर आ गया, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, चेंजिंग हो गया भाई, अपितु लेकिन उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? देखिए, ये विकास क्रमिक प्रकार से होता है। ठीक, उसके बाद विकास निर्दयी होता है। देखिए, अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न होता है। विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं। इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन सही होगा, जो है कि हमारा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा। क्यों कि विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात जब बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में आता है तो वह तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, फिर उसके कंधे और गर्दन जो है मांसपेशियां क्या होती हैं, सब तन जाती हैं, जो यहाँ पे दिया भी है। और उसके व्यवहार परिवर्तन सैद्धांतिक के आधार पर विभेदीकरण व एकीकरण विकास के लक्षण हैं, बता भी दिया। उसके व्यवहार जो है कि विभेदीकरण और एकीकरण के लक्षण हैं। ये हमारा मिला, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब आइए अगला वाला देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व्यक्त रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी मतलब समूह में ही रहकर बेहतर सीखते हैं। लो यार, अब केवल समूह में आप रहेंगे तो सीख पाएंगे? बताइए, केवल 10-20 लोगों के साथ रहेंगे तो सीख पाएंगे? ये जो है कि बहुत
सही नहीं बैठ रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया, नहीं उस वो आपको बताया नहीं कि आप पूरा ग्रुप में रहिए, पूरा गैंग बना के रहिए, ऐसा नहीं। और सी, इससे प्रत्येक शिक्षार्थियों को अनुशासित करने के लिए अवसर मिलते हैं। किसी को अनुशासित करके हम कुछ सिखा नहीं सकते। यदि किसी को दंडित करके हम सिखा सकते तो वो मार मार के उन लोगों को कोई भी कमियां नहीं रह जाती, जो है कि सब हल हो जाता। लेकिन नहीं, रुचि के हिसाब से जो जिसमें जिसकी रुचि है वही कार्य करने में वो उसको आनंद आता है, वही काम ज़्यादा करना बेहतर समझता है। तो डी देखा जाए कि बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। यानी जब 3 हम निकाल दिए तो यार ये ऑप्शन तो हमारा सही होगा, एक ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो प्लीज़ आपके लिए आसान ट्रिक लेके आए थे। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बीके सर आर्यन टीचर एकेडमी में। चलिए, ये ऑनलाइन क्लास सीडीपी का दूसरा खत्म हुआ, अब मिलते हैं अगले दिन। तो इसके लिए